नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग ठीक हो। आज का वीडियो मैं राजनीति और संविधान में उसकी भूमिका, सत्ता सिंहासन की भूमिका क्या रही। देखिए, इस विषय पे आने से पहले हमें परिवेश को देखना पहले पड़ेगा कि संविधान किन परिस्थितियों में कब कैसे बना। स्वतंत्रता संग्राम से पहले से ही जब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ थी तो उनका, अंग्रेज़ों का काम था कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करके यहाँ के धन को, आर्थिक बदलाव को सीधा ब्रिटेन में ले जाए और यहाँ इसे सिर्फ हम इस्तेमाल करें, यहाँ के लोगों पर अपना अधिकार स्थापित करें और जितना जैसे शोषण हो सकता वैसे करें। जो यहाँ मतलब की चीज़ें थी उन्हें कच्चा माल करके पक्का माल बना के या कच्चा माल यहाँ से सप्लाई करना बहुत सस्ते रेट पे। दूसरा, जब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा देश पे अपना वर्चस्व लगभग स्थापित कर लिया तो स्थापित करते वक्त इन्होंने जितने भी रियासतों को शामिल किया तो रियासतों पे कंडीशन रखी कि आप हमें लगान देंगे, कर देंगे। अब यहाँ मेहनत कश था मजदूर और किसान। मजदूर और किसान अपनी भूमि पर जल जमीन से अपना व्यवस्था करके जीवन यापन कर रहा था और शोषण तो शुरू से होता ही रहा है, तो अलग बात है। तो फिर एक चैन चली। ब्रिटिश ने रियासतदारों को बोला कि भाई आप हमें कर वसूल करके दीजिए अपने एरिया का। उसने जमींदार को बोला, आमीन को बोला, तहसीलदार को बोला, जहाँ से भी जैसा व्यवस्थाएं बनी वैसा बोला कि आप लगान वसूल करिए किसानों से, किसानों और मजदूरों से। अब वो किसानों और मजदूरों से लगान वसूल करते, वो अपने तरीके से वसूल करते। यानी अगर अंग्रेज़ सरकार ने 2 रुपये मांगा है तो रियासतदार 3 रुपये मोलता था। फिर तहसीलदार या आमीन जो लगान वसूल करता था वो 4 से 5 रुपये वसूल करता था। यानी हर आदमी अपना हिस्सा करके मजदूर और किसान का शोषण करने में लगा रहा। और यहाँ तक इतनी दुर्दशा हो गई कि लोगों ने अपनी ज़मीनें गिरवी रखी और प्रताड़ित किया जाने लगा। टाइम पे लगान ना देने के, सूखा ग्रस्त या किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा भी आ जाती तो भी लगान छोड़ा नहीं जाता था, वसूल किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता, ज़मीनों की नीलामी कर दी थी, ज़मीनें छीन ली जाती थी। इतना बड़ा अत्याचार चल रहा था। इससे स्पष्ट है कि रियासतदार, जमींदार, आमीन, तहसीलदार जो लोग लगान वसूल करते थे पूर्ण नकारात्मक सोच के लोग थे। वो सारे शोषक तत्व थे और अपने निजी स्वार्थों के लिए आम जनता का, मेहनतकश का को शोषित करते थे। जब उनके रग रग में शोषण बचाव दबंगता भरी हुई हो, स्वार्थ भरा हो, नकारात्मक सोच भरी हो, तो भला वो परिवर्तित होना मामूली बात नहीं। धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम चला। 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ाद के बाद जब
पहली बार इलेक्शन हुआ 1952 में, तो पहली संसद में जो लोग चुन के आए, कुल सांसद थे 489। उन 489 सांसदों में से सिर्फ शोषित समाज के 2 सांसद थे, बल्कि उनके रास्ते में भी रोड़े अटकाए गए, लेकिन उनकी सूझबूझ और लोगों की लोकप्रियता ने उन्हें इन मुकाम को भी हासिल करने में बड़ी दिक्कतें जरूर आई, लेकिन कर दिया। वो 2 लोग थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम भी समाज में फैली गंध को मिटाना चाहते थे, शिक्षा के संबंध में काम करना चाहते थे, बाबा साहब का साथ देना चाहते थे, पर ना जाने क्यों वो एक धार्मिक प्रवृत्ति से ऐसे बंधे कि उन्होंने नेहरू जी का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस के साथ दिया। लेकिन बाबा साहब एक स्वतंत्र विचार के लोग थे, स्वतंत्र परिदृश्य पे काम करने वाले लोग थे, और उन्हें वो इतने ज्ञानी थे, इतने सूझबूझ के धनी थे कि उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। और यहाँ तक कि संविधान सभा में जितने भी लोग थे, सब कहने का मतलब सूझबूझ के धनी नहीं हो सकते, जिन्होंने उम्र भर शोषण किया हो गरीब आदमी का, और ये लगभग सभी शोषक लोग थे। वो बात अलग है, राम मनोहर लोहिया जैसे लोग साथ दिया बाबा साहब का, और बाबा साहब को समता समानता के लिए अपनी परमिशन दी, और धीरे धीरे उन्हें समर्थन करना, क्योंकि किसी में भी संविधान बनाने की गुणवत्ता नहीं थी। और बाबा साहब नहीं संविधान नहीं बनाते तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती, फिर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता था। खैर, जब ये तो कहा है कि दूध की गाय की 2 लात भी सहन करनी पड़ेंगी, तो बाबा साहब उस टाइम दूध की गाय थे, इसलिए उन्होंने अपनी शर्तों पे संविधान तय किया, और इतना लोकतांत्रिक तरीके का ऐसा लोकतंत्र दिया जो विश्व में लोकतंत्र के नाम पे ये संविधान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और बाबा साहब इस संविधान की संरचना इसलिए करे कि एक तो सूझबूझ के धनी और शिक्षाविद थे, दूसरी चीज शास्त्रार्थ अच्छा कर लेते थे, हर बात को सोच समझ कर करते थे। दुनिया में 5 लोग ऐसे थे जो विश्व में जिनकी बातों का कोई तोड़ नहीं होता था, जो उनके सामने कोई ठहर नहीं पाता था, जैसे अरस्तु, लेनिन, कार्ल मार्क्स वगैरह। बाबा साहब भी उनमें थे। तो बाबा साहब ने संविधान तय कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन बाबा साहब ने एक कमी छोड़ दी, और वो कमी छोड़ना उनकी मजबूरी थी। उनकी मजबूरी क्या थी कि शोषक तत्व के जब साम दाम दंड भेद नीति अपना के सत्ता सिंहासन तक आएगा, तो उस पे सजा का प्रावधान उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सुनिश्चित नहीं किया। और यही कारण है आज देश बर्बाद हो रहा है। हालांकि उस टाइम परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, क्योंकि शोषित समाज से अकेले 2 लोग थे और सारा शोषक समाज एक पक्ष था, तो शायद इन्हें खुद खतरा हो सकता था, और बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। यहाँ की जान भी गंवानी पड़ सकती थी ऐसी स्थिति में, तो इन्होंने उस चीज़ को सामने नहीं लिया। नहीं, राजनीतिज्ञों पे अगर कानून बना दिया जाता और इन पे सजा का प्रावधान होता, तो शायद आज देश की वो दुर्दशा होती। चूँकि ये
चाहे शपथ लेने के बाद मुकर जाएं, कोई समाधान नहीं, कोई सजा नहीं। आम आदमी पे धाराएं लग जाती हैं, उन्हें बंद कर देते हैं। एफिडेविट के ऊपर एफिडेविट गलत दे दिया, कोई दे दिया, तुरंत धाराएं लगा के उसे अंदर कर दिया जाता है। ये जिन लोगों ने 10-10, 20-20 लाख लोगों ने अपना जनप्रतिनिधि बना के संसद में भेजा और वो संसद में बैठने के बाद उस जनता के साथ विश्वासघात करता है, ऐसे लोगों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए था। ऐसी सजा इनके लिए जरूरी थी। फांसी से पहले कोई सजा नहीं थी इनकी, क्योंकि जब एक छोटे से एफिडेविट पे आप 3 से 5 साल की सजा दे देते हैं गलत सूचना देने पे, गलत को शर्त कंडीशन देने पे, तो इन्होंने तो 10 लाख लोगों के साथ विश्वासघात किया। उनके साथ विश्वासघात करने वालों को फांसी से पहले इन्हें सजा ही नहीं होनी चाहिए थी। अगर इन्हें उस टाइम पे ये कानून बन गया होता तो शायद देश की दुर्दशा नहीं होती। और ये कितने ही घोटाले कर ले, कितने ही पकड़े जाएं, मगर इन पे सत्ता में रहते हुए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि प्रशासन को अपनी मुट्ठी में भींच के रखते हैं। और प्रशासन ये सूझबूझ का धनी नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? कि प्रारंभ से ही इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ये दबाव में और डर में काम करते हैं, तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तुम्हें निष्कासित कर दिया जाएगा, इसलिए डर के कारण ये दुम दबा जाते हैं और देशभक्ति गई भाड़ में। स्वयं को बचाओ, अपना स्वार्थ सिद्ध करो, तुम भी खाओ हमें भी खाने दो, इस तरह की नीति से देश को बर्बाद कर दिया। मेरा कहने का मतलब इस वीडियो के माध्यम से यही है कि जो पार्टी आके इन राजनेताओं के ऊपर सजा का प्रावधान बनाएगी, इनके हर काली करतूत के ऊपर सजा का प्रावधान लेके आएगी, उस पार्टी से ही देश सुधार सकती है, वो सकारात्मक दिशा की तरफ जा सकती है और देश का उद्धार हो सकता है। जब तक इन राजनेताओं की काली करतूतों पर कोई कानून नहीं बनेगा, तब तक देश यूं ही बर्बाद होता रहेगा और हम मूक दर्शक बन के बैठे रहेंगे। और अगर हम कोई आंदोलन या किसी तरह की बात करते हैं तो उन सिक्योरिटी सर्विसेज का सहारा लेके हमारे आंदोलन को दबा दिया जाएगा, हमारे पास मुकदमे ला जाएंगे, जेलों में ठूस दिया जाएगा, लेकिन हमारी रवाई धवाई को, क्योंकि सत्ता सिंहासन पर ये बैठे हैं, प्रशासन में जुडिशरी में बैठे हैं, तो आप क्या करोगे? आपका कोई रास्ता नहीं है। आपका रास्ता है अब एक ही आपके सामने विकल्प बाकी है इस वक्त कि आप लोगों को कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करो और युवाओं को आगे लाओ। क्योंकि जितने भी लोग आज राजनीति सत्ता सिंहासन में बैठे हैं, उनकी उम्र लगभग सबकी 50 से अप है, और 50 के बाद उनके अंदर देश के प्रति भावना नहीं है, देशभक्ति की भावना नहीं, अपने परिवार अपने स्वार्थ के प्रति भावना है, और वो आवश्यकता से अधिक धन अर्जित करना चाहे तो भ्रष्टाचार के माध्यम से या किसी भी सूत्रों से वो ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करके अपनी आने वाली 10 पीढ़ियों को सुरक्षित रखना चाहती हैं। वो बेवकूफ़ नहीं जानते कि जिन बच्चों के लिए अब जमा कर रहे हैं, क्या आपके इस देश के साथ गद्दारी से कमाए हुए धन को क्या सुरक्षित रख पाएंगे? क्या वो भ्रष्ट नहीं होंगे? क्या वो क्रिमिनल नहीं होंगे? उनमें सारे अवगुणों का वास होगा, क्योंकि वो हराम की कमाई खाएंगे, वो कभी भी चैन से नहीं बैठ सकते, और उनकी वो 8-10 दिशा पीढ़ियों को सेव करके चल रही, वो सेफ नहीं, वो अनसेफ हो रही हैं। वो जेल वगैरह सब काटेंगे, बीमारियां हारियां सब काटेंगे, क्योंकि उन्होंने कमाना नहीं सीखा, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी भी समय है, किसी भी 50 साल से ऊपर के आदमी को राजनीति में प्रवेश ना करने की आज्ञा है, और अगर प्रवेश भी करता है तो करे
लेकिन उसे चुनावी प्रक्रिया में टिकट लेकर इलेक्शन लड़ने की अनुमति ना दी जाए, वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इनके अंदर भूख हो जाती है, पैसे की ललक हो जाती है। आज जितने लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से चंद लोग होंगे, मुट्ठी भर लोग होंगे जो इस भूख से पीड़ित ना हो। बाकी लगभग जिसका जहाँ से दाव लगा देश के धन पे, किसी वहीं से उसने लूटना शुरू कर दिया। मैं गुजारिश करता हूँ युवा समाज से और कॉकरोच जनता पार्टी से कि वो सामने आए और इस बागडोर को संभालने अपनी अहम भूमिका निभाए। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।